हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 10 मई को यूपी पीजीटी का पेपर है हिंदी सब्जेक्ट से। पीजीटी यूपी जिन्होंने 2022 में फॉर्म भरे थे उनका एग्जाम 10 जून को 10 तारीख को है। 10 मई को है। तो जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट देखने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट 2-3 महत्वपूर्ण टॉपिकों की मैराथन क्लास एक बार उन्हें जरूर देख लीजिए पेपर देने से पहले, तो आपके वहां से काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 2021, 16 और 13, 12 का एक पेपर डाल चुकी हूँ। तो सारे 2012 के 2 पेपर दिए गए हैं, एक 15 जून को होता है, एक 14 जून को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छायावाद का पतन। छायावाद के पतन के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा देवराज। समीक्षा कृति छायावाद का पतन के लेखक देवराज हैं। कौन सी कृति मेहरुनिसा परवेज की है? तो राइट आंसर है फाल्गुनी। फाल्गुनी 1978 ईस्वी में मेहरुनिसा परवेज का कहानी संग्रह है, जिसमें निम्न मध्य वर्ग के दुख दर्द को शुद्ध मानवीय धरातल पर चित्रित किया। इनके द्वारा लिखित अन्य कहानियां हैं आदम और हवा 1972, टहनियों पर धूप 1977, गलत पुरुष 1978, अंतिम चढ़ाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य कहानी संग्रह है अम्मा 1997, समर 1999, लाल गुलाब 2006। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। युग संध्यों पर किसकी रचना है? शब्दिता है धर्मवीर भारती की। डी का 2, तो डी का 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। डी का 2 2 ऑप्शन में दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। व्याख्या देख लेते हैं। युग संधियों पर आगे की रचना है वाद विवाद संवाद रामविलास शर्मा का, विराम चिन्ह नामवर सिंह का और शब्दिता धर्मवीर भारती की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक है रामविलास शर्मा। इनके द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं जो इस प्रकार है। किसकी है ये अन्य आलोचनात्मक कृतियां? रामविलास शर्मा की। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 72, 76, भारतेंदु युग हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, नई कविता अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जातीय का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, तो मैं मार्क्स को भी आलोचनात्मक नजरिए से देखता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा का। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से है? तो ये पंक्तियां ली गई हैं प्रिय प्रवास, और ये इसके लेखक थे हरिओध सिंह, और ये हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती या ममता कालिए। तो राइट आंसर होगा बेगाने घर 1978 की उपन्यास लेखिका है मंजुला भगत। इस उपन्यास में लेखिका ने नारी जीवन का यथार्थ चित्रण किया। इनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे नारी पात्रों के शोषण ही नहीं, उनके स्वाभिमान को भी महत्व देती है। इनकी द्वारा लिखित उपन्यास निम्न है। नंबर 1, अनारो 1977, किसके उपन्यास है? मंजुल भगत के। बेगाने घर में 1978,
खातुल 1983, तिरछी बोचार 1984 और गंजी 1995। किस उपन्यास के कथानक का संबंध औपनिषदिक युग से है? तो राइट आंसर होगा अनामदास का पोथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध छंदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद से है। इस उपन्यास में औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाणभट्ट और निपुणिका न्यूना, ये इसके क्या है? आधार पात्र है बाणभट्ट उपन्यास के। इसकी जो विषय वस्तु है, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। चारूचंद्र 1963 में राजा सातवाहन चंद्रलेखा, राजा सातवाहन पात्र है और चंद्रलेखा है। 12वीं और 13वीं सदी की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति चित्रण का इसमें वर्णन किया गया। पुनर्वा 1973 में लेखिका और मृच्छकटिकम, वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण का इसमें चित्रण है। पुनर्वा 1973 लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम, वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण का चित्रण। तो ये थे बाणभट्ट के उपन्यास। इनकी जो ट्रिक है याद करने की बाणभट्ट के उपन्यास की, बचपना क्रम से है, ब च प न आ, बचपना। प से बाणभट्ट, च से चारूचंद्र, प से पुनर्वा, न से अनामदास का पोथा। पुनर्वा और अनामदास का पोथा, ये 4 ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इनके उपन्यास याद रख सकते हैं। महादेवी वर्मा की किस रचना में स्त्री विमर्श है? तो राइट आंसर होगा श्रृंखला की कड़ियां। महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियों में भारतीय स्त्रियों की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है। नवभारत टाइम्स के संपादक का नाम क्या था? राइट आंसर होगा सत्यदेव विद्या अलंकार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो कब बने थे? 1903 से 1920 ईस्वी तक ये रहे। सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 ईस्वी के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्य संभालते हुए 1920 ईस्वी तक उन्होंने पत्रिका का संपादन करते हुए साप्ताहिक और राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। सिंदूर की होली नाट्य कृति के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक है अशोक 1927, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1931, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934 और आधी रात 1934। अजय की डायरी किस विद्या की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। अजय की डायरी मनोविश्लेषण उपन्यासकार डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। अजय, शीला और हेम इनके प्रमुख पात्र हैं। इस उपन्यास में लेखक ने प्रेम संबंधों और उससे जुड़े हुए अनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म विवेचन किया गया। इनके द्वारा लिखित और अन्य उपन्यास निम्नलिखित हैं। पथ की खोज 1951 में आधुनिक मध्य वर्गीय शिक्षित समाज के जीवन में प्रेम, विवाह, पाप पुण्य आदि को लेकर मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। बाहर भीतर 1954 सामाजिक और व्यक्तिक मान्यताओं को आधार बनाकर चित्रण किया तथा बाद में यही उपन्यास भीतरी भाव नाम से प्रकाशित हुआ। रोड़े और पत्थर 1958 में इस उपन्यास में उन्होंने एक निम्न वर्गीय परिवार का चित्रण किया। उपन्यास के मुख्य पात्र हरीश और कम्मो हैं। निम्नलिखित में पत्रिकाओं के संबंध में दिए गए तथ्यों में से असत्य विकल्प कौन सा है? विशाल भारत मासिक पत्र माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन से कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदुस्तान दैनिक प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के संपादन में काला अलंकार का से हुआ। नेक्स्ट है धर्मयुग पत्रिका, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है? सही असत्य कथन बताया, तो यही कथन क्या है? गलत है। व्याख्या देखेंगे। पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में असत्य कथन है। विशाल भारत मासिक जो पत्र माखन
लाल चतुर्वेदी के संपादन कलकत्ता से प्रकाशित होता था, यह गलत है। विशाल भारत जो है मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में कोलकाता से हुआ तथा इस पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 ईस्वी में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर होगा भाषा। 1961 ईस्वी में त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन। भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे? तो बाबू तोताराम। भारत बंधु साप्ताहिक सन 1872 ईस्वी में अलीगढ़ से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक बाबू तोताराम थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन शुरू किया। यह साहित्य, समाचार और राजनीतिक की पत्रिका थी। आगे चलकर 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? तो राइट आंसर है भट्टनायक ने। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक है। भट्टनायक ने साधारणीकरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है। भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादाय स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। भावगत साधारणीकरण है। इस व्यापार में विभाववादी और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार मानते हैं: अभिधा व्यापार, भावगत और भोजगत। स्पष्ट है कि भट्टनायक ने विभाववादी के सामान्य हो जाने पर साधारणीकरण मानते हैं। प्रीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो इसमें है रूपक अलंकार। उदाहरण में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमा और उपमान, उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भ्रम। आचार्य मोहम्मद द्वारा निरूपित काव्य लक्षण है। तो यह तद 200 शब्दार्थो सगुना वन लंकृति पुनः क्वापी। किसकी यह पंक्तियां? मोहम्मद की। किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है? तो इसमें 13 और 11 पर यति, यानी कि दूसरा सही है। 13 और 11 24 मात्राएं प्रथम और द्वितीय चरण में होती हैं। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। पीपर पात सरिस मंडोला। इस उदाहरण में पीपर पात क्या है? तो उसमें उपमान साधारण धर्मवाचक। तो राइट आंसर होगा उपमान। पीपर पात क्या है? उपमान। जिससे तुलना की जाए उसे उपमेय, जिसकी तुलना कर रहे हैं की जाए उसे उपमान, जिससे तुलना की जाए उसे उपमा कहते हैं और जिसके साथ तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला पीपर पात उपमान है। बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कह धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है? तो राइट आंसर है थर्ड, अर्थांतर अलंकार। जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए वह अर्थांतर अलंकार होता है। बड़े न हूजे गुण बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कह धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। यह उहा दुही बालक देखा, मति भ्रम मोहन की आन विशेषा। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा रस है? भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य और करुण रस। तो राइट आंसर होगा अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहा जाता है। जिसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना आदि भाव व्यक्त होते हैं। जिस प्रकार उदाहरण में असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक दृश्य देखने से सहसा विश्वास नहीं होता और मन में विस्मय होता है।
निरख सखी ये खंजन आए, मेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाए। उपयुक्त उदाहरण में किस गुण की व्यंजना हुई है? तो राइट आंसर है माधुर्य गुण की। हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव से उत्पन्न होते हुए माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। निरख सखी ये गंजन खंजन आए, फिर मेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाए। आचार्य मोहम्मद द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों में किसका समावेश नहीं है? तो राइट आंसर है अध्यात्म का। मोहम्मद के अनुसार काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, आनंद अनुभूति के लिए, उपदेश के लिए लिखा जाता है, परंतु मोहम्मद ने आध्यात्म को काव्य प्रयोजन का अंग नहीं माना। दोहा और रोला मिलाने से क्या बनता है? तो कुंडलिया। कुंडलिया वह विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं के साथ द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंत में जगन हो उसे कहते हैं परवे। तो राइट आंसर होगा थर्ड। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हों अंत में जगनों से भरे हुए छंद कहते हैं। कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहूं को हाई तुम्हारे, इस उदाहरण में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या सभी? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, माधुर्य गुण है इसमें। कोटि मोहन मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूं को अहि तुम्हारे, उपयुक्त उदाहरण में माधुर्य गुण है। साक्षी है गिरी धवल हिमाचल, इस उदाहरण में कौन सा काव्य दोष है? तो राइट आंसर होगा अधिक पदत। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे आवश्यक शब्दों को हटाकर देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं। साक्षी है गिरी धवल हिमाचल, काव्य पंक्ति में गिरी पर्वत अचल, पर्वत और धवल श्वेत, हिम और श्वेत से अधिक पद का तो दोष है। फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलत, उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा विशेषोक्ति अलंकार। फूलई फरई न बंत यद्यपि सुधा बार बही चलत, इस उदाहरण में विशेषोक्ति अलंकार है। अर्थात विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना में कारण न होने पर कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार वहां होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य न हो। कारण भी है लेकिन काम नहीं होता, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। नीर भरे नित प्रति रहे, तनु ने प्यास बुझाए, यानी कि पानी है लेकिन फिर भी क्या है, प्यास नहीं बुझ रही। किस छंद को कवित्त कहते हैं? तो राइट आंसर होगा दोहा। सवैया छंद को कवित्त कहते हैं, अर्थात सवैया व वार्णिक छंद है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? सवैया छंद को कवित्त कहते हैं। वार्णिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, यानी कि सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण। प्रत्येक चरण किसी एक घन की 7-8 आवर्ती से बना होता है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव की संख्या 33 है, जिसमें है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, बीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, कौतुक, सुप्त, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और वितर्क आदि हैं। मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राइट आंसर है राजस्थान की। निम्नलिखित में से कौन सी बोली औकार बहुला के अंतर्गत नहीं आती? तो खड़ी बोली नहीं आती।
खड़ी बोली ओकार बहुला में नहीं आती है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ओकार बहुला बोलियां हैं। खड़ी बोली नहीं आती है। ओकार बहुला में कौन से आते हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की ओकार बहुला बोली है ब्रज। ओकार बहुला बोली में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली मालवी आती है। पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। प्यारी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा मागधी अपभ्रंश से। प्यारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश में माना गया। ग्वालियर तथा भोपाल क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? तो राइट आंसर होगा बुंदेली। ग्वालियर तथा भोपाल क्षेत्र में बुंदेली बोली प्रचलित है। बुंदेली बोली के प्रचलित अन्य शहर झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद। अतो हुतो किस बोली की भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। अतो और हुतो भूतकालिक सहायक क्रिया ब्रज भाषा। हिंदी की तालव्य जो ध्वनियां हैं च, छ, ज, छ। वर्णमाला का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर दिया गया है। जैसे कंठ के आधार पर क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, इ, ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, अण, थ, थ, द, ध, न, दंत्य, फ, फ, भ, भ, म, ओष्ठ्य, य, र, ल, व, अतः, स, श, उष्म। संयुक्त में छ, क्षत्रिय, त्रिशूल, ग से ज्ञानी और श्रमिक और ड, उत्क्षिप। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर होगा अंगूर। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? त। त ध्वनि अल्पप्राण है। अल्पप्राण ध्वनि में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम यानी कि 135 बना। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अल्पप्राण वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा क्या होते हैं? अल्पप्राण। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन ध्वनि है, तो दंत्य में कौन सी आएगी? राइट आंसर होगा एलईडी लैट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो राइट आंसर होगा कठा। किस शब्द में अयादी संधि है? तो अयादी संधि है नाविक। नाविक में अयादी संधि है जब ए, आई, ओ तथा औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ और आई के स्थान पर आए हो आओ हो जाता है, तो यह अयादी संधि कहलाती है। जैसे नाविक, नोधन इक, गायक, गेधन अक, सहायक, सेधन अक, चयन, चेधन अक और नायक, नेधन अक। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर है सीमा खाना खा रही है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीमा खाना खा रही है, मंजुल आम खा रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो राइट आंसर होगा उसका मकान बहुत बड़ा है। किस शब्द में यन संधि है? गंगोर्मी, भानुदय, गुर्वोदार्य, एकक, तो राइट आंसर होगा फोर्थ। गुर्वोदार्य में यन संधि है जब हर्ष और दीर्घ ई, उ, री के बाद यदि कोई स्वर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई तथा बड़ी ई के बदले ए, यह उ तथा ए के बदले व और ईसरी के बदले र हो जाता है, इसे यन संधि कहते हैं। जैसे यदि प्लस अपि, प्रति जमा उत्तर, प्रति जमा एक, देवी पतल आगम। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन एसन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किस शब्द में अविभाज्य समास है? तो राइट आंसर है परोस। परोस शब्द में अविभाज्य समास है।
जिस समास में पूर्ण पद प्रधान उत्तर पद अव्यय हो तथा समस्त पद अव्यय हो उसे अविभाज्य समास कहते हैं। परोक्ष में कौन सा समास है? अविभाज्य। यथावधि, निधड़क, बखूबी, नाहक, हर घड़ी, हर दिन, बेकाम, हाथों हाथ, यथासाध्य, प्रतिमान, व्यर्थ और समक्ष। इन सब में क्या है? अविभाज्य समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो राइट आंसर होगा मुनि श्रेष्ठ अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ। जिस समास का उत्तर अथवा अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्ति लगाकर समास विभय किया जाता है। जैसे सुख को प्राप्त, नेत्रहीन नेत्र से ही, शिव शिवर्पण शिव के लिए अर्पण, पद च्युत पद से च्युत, लोकनायक लोकनायक, पुरुष सिंह पुरुषों में सिंह। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो राइट आंसर है माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यानी कि बच्चे के लिए खिलौने खरीदे। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक का व्यक्ति को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए ही होता है। जैसे माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे। किस वाक्य में दो क्रम प्रयुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर है मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया। मैंने और को, इसमें दो क्रम प्रयुक्त हुए हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्याधिक, अनाधिकार, प्राणिवृद्ध या दुरावस्था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, प्राणिवृद्ध। वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है खगरास। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में गलत है। तो राइट आंसर होगा टू, आनत और विनत। आनत और विनत विलोम शब्द युग्म गलत है। इसका शुद्ध रूप अनत और विनत है। अनत और विनत। निम्नलिखित विलोम शब्द तथा युग्मों में गलत युग्म है। तो कौन सा है? उन्मुख का विमुख, रित का अनरत, मन का ध्रुत, गत का अनागत। तो यही क्या है? गलत है, फोर्थ। गत का अनागत विलोम शब्द गलत है। किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो राइट आंसर है अहिल्या की। अहिल्या का शुद्ध रूप है अहल्या। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है भास्कर, आद्र, ज्योत्सना, अंतर्ध्यान। तो अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध में आद्र। आद्र का शुद्ध रूप होगा आद्र। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यपु। ऑप्शन ए। नीलकमल में समास है कर्मधारय। नीलकमल में कर्मधारय समास है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य अथवा संज्ञा होता है, विशेषण प्लस विशेष्य संज्ञा, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। औषधि, महान है जो औषधि। पीत, सागर, पीत है जो सागर। चलना खाना किस प्रकार की क्रिया है? तो राइट आंसर है संज्ञार्थक। किस शब्द का अर्थ सूर्य है? तो राइट आंसर है तरनी। फाटक शब्द का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर होगा स्वर्ण। ऊपर की ओर उछाला गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर है उत्क्षिप्त। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो राइट आंसर है कुलीन में। जबकि कुख्यात, कुचाल और कुयोग में उपसर्ग है। स्वयं उदय शब्द में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा दीर्घ संधि। तत्र धन एव तत्रैव, परम प्लस ओज परमोज, वन धन औषधि वनौषधि, वन धन औषध वोषध। गणेश का पर्यायवाची शब्द है विनायक। गणेश के अन्य पर्यायवाची विनायक, गजकर्णी, एकदंत, गणाध्यक्ष, गौरीसुत, मंगल मूर्ति,
सिद्धिदाता अवनीश चतुर्भुज बुद्धि विधाता किसान पुत्र कृष्ण पिगांश क्षेमकारी आदि। निम्नलिखित कृतियों में से कालिदास द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है मेघदूतम। मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना। यह एक खंड काव्य है। कृत्रिम शब्द का विलोम है प्रकट। ऑप्शन 4। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भास रचित की नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 महाभाषम। महाभाषम भास की नहीं, जबकि प्रतिमा नाटकम स्वप्नवास दत्तम एवं प्रतिज्ञा योगन धारायणम कृति भास द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति दंडी रचित है? तो राइट आंसर होगा काव्यादर्श। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे तथा काव्यादर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति के पारंपरिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित है। कादम्बरी के तो राइट आंसर होगा बाणभट्ट। कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट है। इस ग्रंथ में बाणभट्ट में श्लोक संख्या 10 से लेकर 20 तक स्वयं का आत्मविवरण एवं अपने वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भामा आचार्य है, तो राइट आंसर है अलंकारवादी। आचार्य भामा अलंकारवादी आचार्य थे। इनके द्वारा रचित काव्य अलंकार इनका प्रसिद्ध अलंकारवादी ग्रंथ है। त्राता अर्जुनियम के रचयिता हैं, तो राइट आंसर है भारवी। भारवी में कितने सर्ग है? 18। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। निम्नलिखित में से भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम भवभूति की है। इसमें राम और सीता के पवित्र तथा कोमल प्रेम का यथार्थ चित्रण है। यह 7 अंकों में आबद्ध करुण रस प्रधान नाटक है। निम्नलिखित कृतियों और उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित के मालती माधव। व्याख्या देखेंगे। इसमें जो है ऑप्शन 2 सही है। मालती माधव किसकी? भवभूति की। कपूर मंजरी राजशेखर की। प्रसन्न राघव जयदेव की। विक्रमोर्वशीयम कालिदास। जगती जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो राइट आंसर है सप्तमी विभक्ति का। नेतृत्व में संधि होगी ने धन एतत्। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ने धन एतत् संधि विच्छेद। द्वापी द्वापी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गुरुवाज्ञा शब्द में संधि विच्छेद है, गुण संधि है। तो गुरु प्लस आज्ञा। गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा में यन संधि स्वर संधि है। यन है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत धन जन सज्जन। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद गलत है? अनुधन ऐसक भावुक नीरस वाकिस। तो इसमें 2 गलत है। धन भाव धन उप अर्थात भावुक। परोपकार शब्द में संधि नियम है, तो आद गुण ए प्लस उ ओ हुआ है, अतः परोपकार में गुण स्वर संधि आद गुण है। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है? तो राइट आंसर है दधि घृतम में। दही और घी। निम्नलिखित युग्मों में समास और उसके उदाहरण का गलत युग्म बताइए। उपकृष्णम यही समास क्या गलत है? यह अविभाव्य समास का उदाहरण है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। आत्मन शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन रूप में होगा आत्मना।
पाश्यंती पा धातु के किस लकार का है? तो यह है लट लकार, लिट लकार। स्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो राइट आंसर होगा तिष्ठस्तु। गम धातु का अगच्छाव रूप किस लकार में होता है? तो राइट आंसर है लंग लकार में। निम्नलिखित में से धातु एवं प्रत्यय के योग से बना गलत शब्द है? तो थर्ड है पठ और तव्यत, ये गलत में है। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बाल को बाल, षष्ठी विभक्ति का बाल का नाम। षष्ठी विभक्ति का बाल का नाम, ऑप्शन 4। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही संस्कृत अनुवाद होगा? शिशु मोदगाय रोदती, शिशु मोदकाय रोदती, ऑप्शन 1। हरि शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का रूप हरिनाम है? तो षष्ठी का बहुवचन है हरिनाम। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश है? तो राइट आंसर है 39। छायावधि काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो इतिवृत्तात्मक नहीं है। इतिवृत्तात्मक किसकी विशेषता है? द्विवेदी युग की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन। किस साहित्य इतिहास लेखक के काल विभाजन में कवियों का नाम शाब्दिक उपयोग किया गया? तो राइट आंसर है ग्रियर्सन। सबसे अधिक कवियों का नाम कब करा था? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास लेखन के काल विभाजन में कवि के नाम का शाब्दिक उपयोग किया। जॉर्ज ग्रियर्सन काल विभाजन इस प्रकार है। नंबर 1 चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां है 18वीं शताब्दी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो 10 है सी सैगर ने हिंदी कवियों का वृत्त संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? तो 1883 में। 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया। शिव सिंह सरोज ने 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत किए। भरतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूर्य की, ऑप्शन 3। जिनमें ऋषभ पुत्र भरत और उनके छोटे भाई बाहुबली के जीवन संघर्ष का चित्रण किया। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? कुंभन दास की। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फटा फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यूं तथ्य कथो ज्ञानी। उपयुक्त उदाहरण है किसका? अद्वैतवाद। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो राइट आंसर है तुलसीदास की। वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। इसमें 64 दोहे, 2 सोठे, 14 चौपाई हैं, जो कि संत स्वभाव, संतों के महिमा वर्णन तथा नीति भक्ति आदि से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका संबंध राम काव्य परंपरा से है? तो राइट आंसर है प्राणचंद। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक 1610 ईस्वी की रचना की, जिसमें राम कथा संवाद शैली में वर्णित है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो राइट आंसर है भिखारी दास की। अन्य रचनाएं नामकोश 1738 में कोश ग्रंथ है। रस सारांश 1742 में रस के भेदों का वर्णन है। छंदम पिंगल 1742 छंदों का विस्तृत वर्णन। काव्य निर्णय 1740 में काव्य भेदों का वर्णन। सिंगारण्य 1750 में नायक नायिका भेद का वर्णन। नेमिनाथ फागु किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर है राजशेखर सूर्य की। नेमिनाथ फागु 1380 ईस्वी में राजशेखर सूर्य की रचना है, जिसमें नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन। निम्नलिखित में तार सप्तक कवि
नहीं है। तो कौन से नहीं है? रघुवीर सहाय, ये द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे में है शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन माथर, हरिनारायण घनश्याम, नरेश मेहता और धर्मवीर। सैभर सनक। सैभर सनक इसकी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। स्वंभू की कृति का क्या नाम है? तो राइट आंसर है पौमचर्य। स्वंभू ने अपभ्रंश प्रथम महाकाव्य पौमचर्य की रचना की थी तथा उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। पर्वे नायिका भेद किसकी काव्य रचना है? तो ये है रही, ऑप्शन डी। गोदान उपन्यास का रचना काल है 1936। मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जिसका रचना काल 1936 है। कैलाश वाजपेयी को की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना है हवा में हस्ताक्षर, ऑप्शन थर्ड। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य कृति के लिए वर्ष 2009 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 114। प्रपदवाद का एक अन्य नाम क्या है? तो नकेनवाद। प्रपदवाद का एक अन्य नाम नकेनवाद है। इसके प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार है। प्रकाशन काल की दृष्टि से क्रमश निराला जी की अन्य रचनाओं का नाम। राइट आंसर है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 में, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 38 और कुकुरमुत्ता 1942। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो राइट आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं है, ऑप्शन टू। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। शांति प्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति व्यय किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। शांति प्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति वियोग सुमित्रानंदन पंत काव्य आलोचना से संबंधित है। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक है, राइट आंसर है हिमांशु श्रीवास्तव। खुले गगन के सितारे उपन्यास की लेखिका है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मधु कांकरिया। खुले गगन के सितारे 2000 ईस्वी में मधु कांकरिया का उपन्यास है। यह उपन्यास नक्सलवादी आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। एक सौ 120। इस पेपर में क्या है? 120 क्वेश्चन है। तो अब करेंगे नेक्स्ट। अब है 2011 का पीजीटी हिंदी साहित्य का, जो 2011 में पर्सन पेपर हुआ था पीजीटी से संबंधित, तो उससे संबंधित देखेंगे। अब रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो राइट आंसर है केशव दास की। रामचंद्रिका केशव की काव्य रचना। मूलतः आचार्य होने के कारण केशव दास का मन जितना काव्य शास्त्र सिद्धांतों में लगा उतना मार्मिक भाव की उद्भावना में नहीं। यही कारण है कि हिंदी साहित्य की परंपरा में वे एक आचार्य के रूप में अधिक और कवि के रूप में कम जाने जाते हैं। रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में हुई तथा यह 39 समय सर्गों में विभक्त वाल्मीकि रामायण पर आधारित राम काव्य परंपरा का महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा, केशव को कवि हृदय नहीं मिला। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना की कौशल की धाक जमाना चाहते थे। केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक और अनर्घ राघव कादम्बरी तथा सदचरित का प्रभाव पड़ा। कुछ आलोचकों ने केशवदास की रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन कहे। नाभादास ने उड़गन केशवदास का, रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी सतसई।
बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि मान जाते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में। इनके पिता का नाम केशव राय, परंतु ये केशव राय प्रसिद्ध आचार्य केशव दास से भिन्न थे। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। यह गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है। सतसई में बिहारी ने रंग, अलंकार, रस, भावनाएं का भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे। सतसई परंपरा की एक उज्जवल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों हैं। इनमें ध्वनि का उत्कृष्ट उदाहरण है। अतः बिहारी की रचना रीतिबद्ध है। बिहारी सतसई की अनेक टीकाएं हो गई, जिनसे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। डॉक्टर गिरियसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं। बिहारी ने प्रेम और कला दोनों का महत्व अंकित किया। उन्होंने लिखा कि तंत्री नाद कवित रस सरस रत रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राइट आंसर है कविवचन सुधा का। कब किया था? 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। तो ये पत्रिका कैसी थी? पाक्षिक। साहित्य के साथ ही समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। आगे चलकर 1 सितंबर 1873 को यह एक पत्रिका साप्ताहिक हो गई। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो राइट आंसर है जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 ईस्वी में हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, जिसमें स्वयं भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका का अभिनय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत अन्य नाटक है। नील देवी में इन्होंने पागल की भूमिका का अभिनय किया था और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका का। भारतेंदु जी कालीन किस उपनाम में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो राइट आंसर है रानी की परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। यह आधुनिकता का ही संकेत है। इस उपन्यास में लेखक ने अपने निजी अनुभव और संपर्क में आए व्यक्तियों का ही अंकन किया। परीक्षा गुरु उपन्यास की कहानी एक संपन्न परिवार के कुसंगत ग्रस्त युवक मदन मोहन को केंद्र में रखकर चलती है। कुल मिलाकर इस उपन्यास में 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है। द्विवेदी युग की कविता है, तो कौन सी है? तो राइट आंसर है उपदेशात्मक और रीति वृत्तात्मक। द्विवेदी युग की कविता मुख्य रूप से उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक है। इस युग की कविता में मातृभूमि प्रेम और स्वदेश गौरव को विशेष स्थान मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समय अवधि सन 1893 से 1918 तक मानी जाती है। तो द्वितीय उत्थान की कब है? 1893 से 1918। मैथिली सेन गुप्त ने इतिहास के अपेक्षित नारीपात्र को निम्नलिखित पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो कब क्या? साकेत। मैथिली सेन गुप्त ने इतिहास के अपेक्षित नारीपात्र को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। मैथिली सेन गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छंद नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अयोध्या, जिसमें 12 सर्ग है। इसका 9वां सर्ग राम कथा की ओर प्रेषित उर्मिला को समर्पित है। लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला तिल तिल जलकर रात दिन काटती है और साकेत की कथा का सर्वाधिक धार्मिक स्थल है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका शाब्दिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। निहार 1930, रश्मि 1932 और नीरजा 1935, सांध्या गीत 1936, यामा 40 और दीपसका 1942, सप्तपर्णा 1960। हिंदी काव्य के आधुनिक मीरा किसे कहा गया? तो महादेवी वर्मा को। हिंदी काव्य के आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया। वर्मा
की कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। ये भाव निरंतर अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते हैं। महादेवी ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया, किंतु उनका प्रणय दुख प्रधान है। वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन में तो व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर। इनकी अनुभूति केवल व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति ही नहीं, उसमें लोक कल्याण की भावना भी है, जो अड़ी आस्था, अटूट साधना और आत्म बलिदान के रूप में गीतों में बिखरी हुई मिलती है। छायावादी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद को छायावाद आदि प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रसाद की प्रथम कविता सावक पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। इनकी प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक रचना उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार सामान्य है? तो राइट आंसर है रूपवाद। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद। प्रगति का आधार द्वंदात्मक भौतिकवाद है। प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख केंद्र बिंदु शोषण का विरोध और मानव हित चिंतन है। इसमें धर्म, ईश्वर और परलोक का विरोध है। यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद और साम्यवाद इसकी विचारधारा है। प्रगतिवाद धारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि। दो रहा समय के रथ का गग्गर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता जाती है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है निराला जी की, रामधारी सिंह दिनकर की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने 26 जनवरी 1950 को जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में घोषित किया। दो रहा समय के रथ का गग्गर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती हो। आगे किस पत्र के संपादक थे? तो राइट आंसर है दिनमान के। आगे ने दिनमान पत्रिका का संपादन किया, जो दिल्ली से प्रकाशित। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी में। आगे इस पत्र के प्रथम संपादक थे। बाद में इस पत्र का संपादन रघुवीर साय और कन्हैयालाल नंदन ने किया था। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो राइट आंसर है हरी घास छन भर। किसकी रचना है? ये आगे की रचना। हरी घास छन भर 1949 ईस्वी में कविता संग्रह के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हैं। इनकी काव्य संग्रह है भगदूत 1983। ये 93 गलत है, 33 है। भंगतूत 1933, सुनहले सेवाल 1966, चिंता 1942, कितनी नाव में कितनी बार 1967, इत्यालम 1946, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, बावरा हेरी 1954, सागर मुंद्रा 1970, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986, पहले मैं सन्नाटा बुनता 1973, अरे ओ करुणा प्रभा में 1959, महावृक्ष के नीचे 1977, आंगन के पार द्वार 1961, नदी की बाग छाया 1981, पूर्वा 1965, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो राइट आंसर है इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1901 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। हार की जीत कहानी के लेखक है विशंबर शर्मा। हार की जीत कहानी के लेखक है सुदर्शन। इनके द्वारा लिखित अन्य कहानी है सुप्रभात 1923, पनघट 1939, परिवर्तन 1926, नगीने 1947, सुदर्शन सुधा 1926, झरोके 1939, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933।
इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो राइट आंसर है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास का प्रसिद्ध नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए अन्य नाटक है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में नाट्य या रासक लास्य रूपक। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। प्रेम जोगनी 1875 में 4 अंकों की नाटिका है। काशी के धर्मा आडंबर का छायाचित्र है। नील देवी 1881 में गीति रूपक है। राजपुतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व का प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीति रूपक है। आलोक पर्व निबंध किसके रचनाकार? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आलोक पर्व 1972 ईस्वी में निबंध के लेखक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, उत्तज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, बसंत आ गया और मेरी जन्मभूमि, कुत्ता और मैं, एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीरीष का फूल, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। आवारा मसीहा के किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर है जीवनी है ये। बांग्ला उपन्यासकार शरदचंद्र की जीवनी और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो राइट आंसर है आगे नहीं है। लेखकों में आगे जीवनी लेखक नहीं, जबकि रामविलास शर्मा ने मार्क्स ट्रॉट्स्की और एशियाई समाज, अमृत राय ने कलम का सिपाही और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नामक जीवनी साहित्य लिखे। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो राइट आंसर है गोदान। प्रेमचंद का गोदान 1936 ईस्वी में गांधीवाद से प्रभावित है। ये प्रेमचंद का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास जिसमें किसान से मजदूर बनने की घटना का चित्रण किया गया। इस संदर्भ में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति, ट्रेजिक के अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति करवाट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति गांधी और मार्क्स को, जैसे प्रेमचंद ने बैठ कर मिलाया हो। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। पहला आंचल हिंदी का बहुचर्चित और बहुख्याति प्राप्त आंचलिक उपन्यास है। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित रेणु को निर्विवाद रूप से हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया। रेणु ने मैलांचल के पहले संस्करण की भूमिका में लिखा है कि यह मैलांचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक है। पूर्णिया और पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल विभिन्न सीमा रेखाओं से इनकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संताल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमाएं रेखा खींच देते हैं, तो मैंने इसके एक हिस्से के एक गांव को पिछड़े का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया। रेणु ने उपन्यास में गांव को समग्र और यथार्थवादी दृष्टि से देखा। रेणु ने अचल की विशेष कथा नहीं कही, बल्कि अपनी सशक्त व्यंग शैली से कथा को इस प्रकार नियोजित किया कि समस्त अचल सजीव होने के साथ जीवन के सौंदर्य को इस सूक्ष्मता से संकेतित करता चलता है कि कथा अचल के ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक परिवेश में तथ्य आयोजन न रहकर जीवंत मानव संवेदना और चेतना की कहानी बन जाती है। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे जाता है? तो यह है शिवदान सिंह चौहान को। तो राइट आंसर है हिंदी में रिपोर्टाज विद्या के जनक शिवदान सिंह चौहान। इनका पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा रूपाम पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ। विवेकी द्वारा रचित कृति बाढ़ बाढ़ हिंदी साहित्य की किस विद्या की प्रसिद्ध रचना है? तो यह है रिपोर्टाज। ऑप्शन 4। विवेकी राय का बाढ़ बाढ़ प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। इनका एक अन्य रिपोर्टाज जुलूस रुका सन 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हमारी यात्रा के यात्रा व्रतकार कौन है? तो राइट आंसर है लोचन प्रसाद पांडे। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है सत्यवती मलिका।
महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति रेखा है 1947, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971 और मेरा परिवार 1972। सब क्या है ये? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार रेखा चित्र है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है इधर उधर की बातें। महावीर प्रसाद द्विवेदी के 3 संस्मरण प्रकाशित हुए, अनुमोदन का अंत 1905, सभा की सभ्यता 1907 और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर 1918। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो राइट आंसर है कुछ आप बीती कुछ सॉरी, नेताजी सुभाष चंद्र के आधार पर है तरुण के स्वप्न, ऑप्शन ए। अनुमोदित 1923 इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। रस की संख्या 8 किसने मानी? तो भरत मुनि ने। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इसका समय द्वितीय सदी माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचवेद भी कहा। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की है। नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। हास्य, करुण और क्रोध, वीर, विभत्स, भयानक और उद्भट का उल्लेख किया। इन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं। उनकी दृष्टि में प्रमुख रस श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। संचारी भाव की संख्या 33 है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, विवर्तक, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविहिता, अविस्मार, व्याधि और मरण आदि हैं। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो राइट आंसर है ओज। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध से मैं डरता नहीं। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नभ की परछाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, वहाँ मन सांसारिक कार्यों के मुक्त हो जाता है, अतः मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नंग की परछाई, विंध्य के वासी, उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनी नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें राइट आंसर होगा थर्ड, हास्य रस। किसी अनोखी वेशभूषा, रूप या क्रियाकलाप देखकर अथवा विचित्र बात सुनकर हृदय में जो भाव जागृत होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। जिस प्रकार पंक्ति में तपस्वियों का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति या दर्शन होता है, लेकिन वे स्त्रियों के बिना बड़े दुखी हैं, उनके व्यक्तित्व की यह विकृति ही हास्य का हेतु है, अतः यह हास्य रस है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगन और तगन का आना वर्जित। बंधव, गुरुपद, पदुम, परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है? तो राइट आंसर है सोरठा।
यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेरे अटपटे, बिहे से करना ऐन चितई जानकी लखन तन। जहां वर्णों की आवर्ती बार बार हो उनमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। उदाहरण है मुदित महीपति मंदिराय, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। द्रक उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर्चित प्रेत में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है असंगति अलंकार। दोह की पंक्ति में नेत्र उलझने, कुटुंब टूटने और चतुर आनों के चित्त की प्रतीति जुड़ने की बात कहकर असंग व्यंजित किया गया है, अतः इसमें संगति अलंकार है। जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवारे, यहाँ पंक्ति में घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है किंतु पीड़ा राम को है, असंगति अलंकार। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण काव्यशास्त्र के अनुसार यह किस लक्षण का है? तो राइट आंसर होगा थर्ड, ध्वनि। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए तो जो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो वहाँ ध्वनि लक्षण होता है। नेक्स्ट है अमीधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणहीन, अदम व्यंजना रस गिरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति किस विषय में कथन किसका है? तो ये देव कवि का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। को घटी ए विरस भानुजा के हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन वन शाब्दी व्यंजना। जहाँ शब्द विशेष के प्रयोग पर ही व्यंग्यार्थ निर्भर रहता है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो राइट आंसर है अविदा। अविदा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुई, अर्थात अविदा शक्ति से शब्द का सीधा वास्तविक अर्थ ज्ञात होता है। यह भाषा सहज सरल और निश्चल अभिव्यक्ति होती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो राइट आंसर है सोर्स यानी अपभ्रंश। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो राइट आंसर है स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शंभू 8वीं सदी के आसपास विद्वान थे। शंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। शंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्य, ऋटनेमिचर्य, शंभू छंद। शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। शंभू को अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि और व्यास दोनों। शंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। शंभू ने ब्रह्मचर्य को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। ब्रह्मचर्य में राम के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। देवनागरी तो राइट आंसर है 11। 11 स्वर दिए गए हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ए आ ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए आई ओ औ। इनमें से पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो बुंदेली नहीं है। बुंदेली पश्चिम हिंदी की है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? बोली। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अर्धमागधी। अपभ्रंश का काव्य सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो राइट आंसर है कड़ो दोहा। दोहा अपभ्रंश का मौलिक और सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। परवर्ती साहित्यों में इनकी परंपरा कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी, मतीराम, वियोगी, हरि आदि से हुई होती है आधुनिक काल तक।
ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है आनंद वर्धन। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित रूप करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर होगा अभिनव गुप्त। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ में ध्वन्यालोक की टीका लिखी, जिसके अंतर्गत उन्होंने अभिनव गुप्त द्वारा ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करते हुए ध्वनि संप्रदाय को पुनः व्यवस्थित किया। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी की। कन्नौजी हिंदी की पश्चिमी बोली का केंद्र है। इस बोली के प्रमुख केंद्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि। कन्नौजी भी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रज भाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रज भाषा ही एक बोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अतांत नहीं है? तो राइट आंसर होगा ब नहीं है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? द, तो राइट आंसर है दंत्य। ये कंठ से बोले जाने वाले तालु से, मूर्धन्य से, दंत्य से, औतर्स्य, ओष्ठ्य। औतर्स्य से कौन से? न से र ज्यादा पूछे जाते हैं। ओष्ठ्य से प फ ब भ, दंत्योष्य से व और प, स्वर यंत्री काकल्य क। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतर है? तो राइट आंसर है कृषि का। डंडा शब्द है, तो डंडा शब्द क्या है? तद्भव। डंडा डंडा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय, तो राइट आंसर होगा सेकंड। यदि ए आ के आगे ई और बड़ी ई हो तो ए, ओ और बड़ा ऊ हो तो ओ और ऋषि अर बनता है। गुण संधि कहते हैं। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। राजा धन ऋषि, आप महोदय का महाधन उदय। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र लैवे में होता है? तो राइट आंसर है यन संधि में। यदि यन संधि करते समय ई बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री से री के साथ अन्य स्वर हो तो रे बन जाता है। जैसे अध्याय का अधिधन आय, अन्वेषण का अनुधन ऐसन, अध्ययन का अधिधन अयन और इत्यादि का इतिधन आदि। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? न धन अक, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सी संधि है इसमें? यन संधि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है अविभाज्य समास। यथाशक्ति, यथाविधि, यथाक्रम और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। नीलगाय में समास है कर्मधारय, ऑप्शन 3। नीलगाय, नीली है गाय जो, काली मिर्च, काली है मिर्च जो। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद विशेषण उपमान तथा उत्तरापद विशेष से उपमेय हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, जर्मन का? तो राइट आंसर होगा लिंग शब्द जो है संस्कृत का पुल्लिंग है। लिंग का अर्थ है निशान या चिन्ह, जिससे यह बोध हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन, ऑप्शन 2। आइन प्रत्यय है इसमें। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया, ऑप्शन ए। चिड़िया का चिड़िया, खिड़की का खिड़कियां और लड़की का लड़कियां। वह कार मेरी है, तो संबंध कारक है, ऑप्शन 2। संबंध कारक के चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री आदि वाक्यों के चिन्ह है। जैसे ये कमला की गाय है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, ऑप्शन ए। और अन्य पर्यायवाची घोड़ा, तुरंग, बाजी है और सैंधव।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युगम सही नहीं है? कमल, मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अब, गाय, दीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अंडज और ब्राह्मण। उत्थान का विलोम होगा पतन, ऑप्शन सेकंड। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? तो नैराश्य। कम बोलने वाला, मितभाषी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए अजानुबाहु, अजानुबाहु। अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन 1। एकमात्र सहारा, आंधे की लाठी का होना। ऊंट के मुंह में जीरा, सही अर्थ है बहुत थोड़ा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का नाटक है। इस नाटक का अनुवाद लगभग सभी भाषाओं में हुआ। यह 7 अंकों का श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसके नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो राइट आंसर है मालविका अग्निमित्रम। यह कालिदास द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक में 5 अंक विभक्त हैं तथा इस नाटक में श्रृंगार का विस्तार पूर्वक विवेचन हुआ। इसके नायक अग्निमित्र और नायिका मालविका है। स्वप्न वासदत्तम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो भास है। यह 6 अंकों में विभक्त श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसके नायक वत्साज उदयन, नायिका वासिष्ठता है। 12वीं की माता का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सुशीला। शिशुपाल वधम रचना के लेखक हैं माघ। इस रचना की गणना संस्कृत महाकाव्य वृत्तत्रयी में की जाती है। इसमें 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वध में कितने? 20। 1650 श्लोक है तथा इसका कथानक महाभारत के सावा पर्व से लिया गया। श्री हर्ष के पिता का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हरि। माता का नाम मामल और पिता का नाम हरि था। 10 कुमार चरित के लेखक हैं। तो राइट आंसर है दंडी। 10 कुमार चरितम दंडी का एक उत्कृष्ट ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ 3 भागों में व्यक्त। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरित तथा उत्तर पीठिका दंडी ने 10 कुमार चरिता में 10 राजकुमारों के अनुभव का साहसिक कार्य के द्वारा सामान्य जीवन की कथा और समाज की दूसरी दशा का इसमें चित्रण किया। इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? तो राइट आंसर है कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। यह समग्र संस्कृत वाल्मीकि का सर्वोत्कृष्ट कथा ग्रंथ है। इनकी प्रधान नायिका कादम्बरी और नायक चंद्रपीड़ है। सही संधि विच्छेद है विद्या धन अर्थी, ऑप्शन 2। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है यद्यपि, यदि धन अपि, ऑप्शन ए। यन स्वर संधि का। हरिशेषे में शब्द कौन सी है? तो विसर्ग है, ऑप्शन 3। पितुर इच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पितु धन इच्छा, विसर्ग संधि है। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है अविभाज्य समास। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। पीतम अम्बरम अस्य से बहुब्रीहि समास है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो और विग्रह करने पर अपनी तरफ से कुछ जोड़कर अर्थ पूरा किया जाए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नमे शिवाय, नमे शिवाय में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी है, ऑप्शन ए। नमे स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम वष्टम योगस्य, अर्थात नमे नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा स्वधा अलम पर्याप्त बराबर के जोड़ का तथा वस्त आहुति के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। भिक्षुक पादेन खजा अस्थि में कौन सी विभक्ति है?
इसमें तृतीय विभक्ति है। एनांग विकार सूत्र के अनुसार जिस अंग के द्वारा शरीरधारी में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय। थर्ड, कर्तव्य में त्वत् प्रत्यय होगा। राज्य शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर होगा राजा राजाभ्याम राजभीत में तृतीय विभक्ति है। गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? तो यह है भविष्य काल। प्रथम पुरुष लिट लकार है। लिट लकार भविष्य काल में होता है। विद्यालयम निक्सा जलाशय अस्ति का सही अर्थ क्या है? विद्यालय के समीप जलाशय है। राइट आंसर होगा 2। निक्सा का अर्थ है समीप, विद्यालय के समीप। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लूलाल की है। ऑप्शन बी। लल्लूलाल हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में ईसा अल्लाह खां, सदलमिस, मुंशी सदाशिवलाल लल्लूलाल में से एक है। इन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से प्रेम सागर ग्रंथ की रचना की, जो भागवत के दशम स्कंद की कथा पर आधारित। यह हिंदी खड़ी बोली की कृति है, परंतु शुक्ल जी इसकी भाषा को पूर्वी पंचयुक्त मानते हैं। इनके द्वारा अन्य रचनाएं हैं। सिंहासन बत्तीसी सुंदरदास कवि कृति ब्रजभाषा ग्रंथ को खड़ी बोली में अनुवाद 1799 में किया। बेताल पच्चीसी शिवदास कविकृत संस्कृत बेताल पच्चीका सुरती मिश्र ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। इसी का लल्लूलाल ने कजीम अली जवों के साथ मिलकर खड़ी बोली में रूपांतर किया। इसकी भाषा को रेखता कहा गया है। यह रेखता गिलक्राइस्ट की हिंदुस्तानी है। शकुंतला नाटक में माधवनल की रचना का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। अन्य रचनाएं राजनीति 1809, सभा विलास 1813, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका। इनमें कौन कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से सम्मानित थे? तो लल्लूलाल थे। ओमचर्या किसकी रचना है? तो स्वयंभू की है। ऑप्शन थर्ड। 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं स्वयंभू। स्वयंभू की रचना है। यह ब्रंश भाषा का काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त दोहा चौपाई में लिखा गया रामकथा काव्य। निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो राइट आंसर होगा गद्य काल। यह नाम दिया गया चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिस बंधु ने, बीजोपन काल महावीर प्रसाद, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र सिंह, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरचार्य, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आधार काल सुमन राजे ने। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो राइट आंसर है नाभादास। नाभादास भक्तिकालीन सगुन राम भक्ति काव्यधारा के कवि, जबकि चंद्रवरदाई जगनीक और दलपति विजय आदिकाल के कवि थे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो राइट आंसर है प्रथम जो है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज राजो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। मुख्य छंद में कवित, छपै, दुहा, तोमर, मोटा, गा, आर्य आदि हैं। चंद्रवरदाई को छप्यो छंद का विशेषज्ञ माना गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना। कैमासवद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो राइट आंसर है विद्यापति की पदावली। विद्यापति द्वारा रचित पदावली की रचना आदिकाल में हुई। यह एक सरस गीतिपरक रचना है। इसमें राधा कृष्ण के संयोग और वियोग श्रृंगार का मार्मिक व्यंजना हुई है। विद्यापति द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है शैव सर्वसार संस्कृत भाषा का, गंगा वाक्यावली संस्कृत का, कीर्तिलता अवहट का और कीर्तिपता का अवहट, कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट में है और पदावली मैथिली में है। गोरक्ष विजय नाटक है मैथिली में, दुर्गा भक्त तरंगनी संस्कृत भाषा में,
भूपरिक्रमा संस्कृत में, दान वाक्यावली संस्कृत में, पुरुष परीक्षा संस्कृत में, विभागसार संस्कृत में और लिखनावली संस्कृत में। बीसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाल। बीसलदेव रासो ग्रंथ नरपति नाल कवि 1155 में की थी। यह एक गे काव्य है। बीसलदेव रासो को हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति माना जाता है, जिसमें भोज परमाल की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव के तृतीय विवाह, वियोग एवं पूर्ण मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन भी किया। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो राइट आंसर है डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल भाषा आदिकाल भाषा है। राजस्थान में नागर अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की साहित्यिक भाषा को डिंगल कहते हैं। पिंगल मध्य प्रदेश ब्रज क्षेत्र की साहित्यिक भाषा को पिंगल। हिंदी के किस काल को स्वर्णयुग कहा गया? तो राइट आंसर है भक्ति काल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का साहित्य स्वर्णयुग कहा था, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को आंदोलन लोक जागरण की संज्ञा दी। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई। सत 1575 क्यों मगहर गोन, माघ सुदी एकादशी मिलियो पौन में पौन। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है रामानंद। अधिकांश विद्वान कबीर पंथी स्वामी रामानंद को कबीर का गुरु मानते हैं, परंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु नाम सूफी फकीर शेख तकी थे। ये सिकंदर लोधी के पीर गुरु भी थे। संत काव्य नाम किसने दिया? तो राइट आंसर है रामकुमार वर्मा ने। प्रमुख धाराओं में से एक संत काव्य धारा है। विद्वानों ने इस काव्य धारा को विविध नामों से संबोधित किया। रामचंद्र का ज्ञान श्री शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, रामकुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य और गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य। तो निर्गुण भक्ति का नामकरण किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान श्री शाखा ने। बाकी रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र ने संत काव्य। मसीह कागज छूने कही कलम को हाथ, किसके विषय में कहा गया? तो कबीर के। इसका मुख्य कारण यह कि कबीर अनपढ़ थे, न उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, न पोथी पढ़ी, केवल अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण साधु संतों की संगति में रहकर विभिन्न मत मतांतरों धर्म संप्रदाय का ज्ञान अर्जित किया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? मलुकदास की ये पंक्तियां हैं। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो राइट आंसर है चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना? उस्मान की है। इसमें सुजान और चित्रावली के माध्यम से प्रेम विरह के महत्व का प्रतिपादन किया गया, जबकि आखिरी कलाम अखरावट और पद्मावत जायसी की रचना। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है शेख बुरहान। शुक्ल के अनुसार कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंजन की है। 1545 ईस्वी में मंजन की रचना। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों को भी महत्ता दी गई तथा इसमें हिंदी प्रेमाख्यानकों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया। अवधी भाषा और दोहा चौपाई का प्रयोग इस ग्रंथ में हुआ है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पश्चात में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर है केशवदास। केशवदास रीति काल काव्य धारा एवं हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य थे, जबकि कुंभनदास, छीत स्वामी और नंददास ये सभी सगुण भक्ति कृष्ण काव्य धारा के अच्छा कवि शाखा के कवि माने जाते। सूरदास ने कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो राइट आंसर है कृष्ण काव्य धारा। सूरदास काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनकी अमर कृतियां हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये थे बल्लभाचार्य के। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल को 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ। ये बल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे, किंतु इन्होंने अपना गुरु बल्लभाचार्य को बनाया। इनमें पुष्टि मार्ग कवि कौन है? तो सूरदास है। सूरदास पुष्टि मार्ग कवि है। बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किया था। पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किसने किया? बल्लभाचार्य ने। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह।
कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है तुलसी। कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास है। ये ब्रज भाषा में लिखित रचना, इसमें 61 छंदों का प्रयोग किया गया। इसमें श्री कृष्ण का बाल चरित्र, गोपिका प्रेम और मथुरा गमन का चित्रण है। गोस्वामी जी के पिता का नाम है आत्माराम दुबे। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु नरहरिदास नारायणानंद थे। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास से भाव थी। रामचरितमानस की भाषा किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह अवधी भाषा में। रामचरितमानस में 7 कांड थे। रामचरितमानस अवधि का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। यह हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ। इसकी रचना संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। बिहारी किस धारा के कवि थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सप्तशती दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा है। द्रग ऊर्जा टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीति, ये कथन किसका है? तो ये बिहारी का है। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो बिहारी नहीं है। घनानंद आलम बोधा मोती रीति मुक्त कवि है। घनानंद किस वर्ग के कवि है? तो रीति मुक्त के। घनानंद की रचनाएं हैं सुजानसार, इक्षलता, विरहलीला, वियोगवेली, कोकसार, रसकेली वल्ली, यमुना, यश आदि। तो ये थे 125 क्वेश्चन। आज हमने 2012 और 2011 का जो पीवाईक्यू पेपर सोल्व किया है। इससे पहले मैंने 2021, 2016, 2013, 2012 और 11 की एक साथ आपको वीडियो मैराथन क्लास में मिल जाएगी, तो आप इसे जरूर देख लीजिए। आपके लिए बहुत लाभदायक है और पीवाईक्यू क्वेश्चन अधिक आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको